वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज संडे का दिन है और मेरे व्हाट्सएप पे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि वो 12 सवाल हमसे पूछे हैं और सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी इससे सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये सवाल जो है सभी इंटरेस्टिंग है और मेरे वीडियो बने रहिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे वीडियो बने रहिएगा और जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आंसर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो सबसे पहले आज का क्या क्वेश्चन है हम लोग समझ। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, सर मुझे बताइए कि मॉस्फेट के जो ड्राइव वोल्ट है वो कितने होने चाहिए, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। तो आपको मैं आंसर बता देना चाहता हूँ। देखिए, मॉस्फेट का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है 1.5 यानी 1.5 वोल्ट से लेके और 10 वोल्ट यानी 10 वोल्ट तक आप उसमें इनपुट कर सकते हैं। लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड जो वोल्टेज होता है वो होता है 4 से 5 वोल्ट होता है, स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। मॉस्फेट में ये वोल्टेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इससे कम होने पर भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है, और 10 वोल्ट तक भी होता है। लेकिन इसमें आपको जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसमें आपको 5 वोल्ट का नीचे ही देखने को मिलेगा। साइन वेव में आपको 10 वोल्ट का आसपास मिल जाता है, ठीक है। स्क्वायर वेव में आपको 5 वोल्ट का नीचे ही मिलता है, वो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन किए हैं हमसे, इन्वर्टर में मॉस्फेट लगाने के बाद प्रॉपर तरीका क्या होता है चेक करने के लिए। दोस्तों, मॉस्फेट लगाने के बाद अब प्रॉपर क्या तरीका होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। दोस्तों, मॉस्फेट लगाने के बाद हम लोग मॉस्फेट की ड्राइव वोल्टेज चेक करते हैं। अगर ड्राइव वोल्टेज सही मिल रहा है तो आप उसको बैटरी में लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करना है, बैटरी की लाइन में यानी बैटरी की जो वायर है उसमें आपको फ्यूज लगाकर चेक करना है। फ्यूज दोस्तों क्या होता है, फ्यूज कहाँ से लगाएंगे आप, जैसे मल्टी स्टैंड वायर होती है, उसमें मल्टी स्टैंड वायर में वायर होता है, बहुत सारा होता है। तो उसमें जो कॉपर वायर है सिंगल वायर लीजिए और नेगेटिव में आप लगा दीजिए और नेगेटिव के बाद में जो बैटरी की वायर है उसमें एक लगा दीजिए और पॉजिटिव डायरेक्ट लगा दीजिए और इन्वर्टर को ऑन कर दीजिए। अगर इन्वर्टर चल जाता है तो आपकी जो मॉस्फेट में जो ड्राइव वोल्टेज आ रही है वो सही आ रही है और आपका इन्वर्टर ओके है। और मान लीजिए ड्राइव वोल्टेज सही आ रहा है और बैटरी में लगाने के बाद में जैसे आप इन्वर्टर को ऑन करते हैं उस पीरियड में वो जो फ्यूज है कट जाती है। फ्यूज कट जाती है तो समझिए इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि जो मॉस्फेट में ड्राइव वोल्टेज आ रहा है उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है, ठीक है, या फिर उसकी टाइमिंग गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें आपको मॉस्फेट चेक करना है और रेजिस्टेंस, ओम्स में जितने रेजिस्टेंस है उसको चेक कर लीजिएगा। अगर ओम्स के रेजिस्टेंस एक भी उसकी जो वैल्यू होती है शिफ्ट हो जाएगी तो मॉस्फेट आपका बार बार खराब होगा, तो इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इन्वर्टर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है जो जनरली और ज़्यादा फॉल्टी होते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर में सबसे मैक्सिमम खराब होने वाला कंपोनेंट होता है आपका मॉस्फेट। मॉस्फेट ज़्यादा खराब था, कोई भी पूछेंगे इन्वर्टर में क्या खराब हुआ, मॉस्फेट खराब हुआ, ठीक है। मैक्सिमम मॉस्फेट का प्रॉब्लम होता है। लेकिन सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, फ्यूज मैक्सिमम उड़ते हैं, ठीक है। अगर फ्यूज उड़ गया है तो उसमें नया फ्यूज आप इंस्टॉल कर दीजिए और नया इंस्टॉल करने के बाद भी बार बार फ्यूज आ रहा है तो आगे में कोई फॉल्टी हो सकता है। तो मैक्सिमम क्या क्या खराब होते हैं पहले समझिए। इसमें आपको मॉस्फेट होता है, मॉस्फेट आप मल्टीमीटर द्वारा चेक कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर, दोस्तों ट्रांजिस्टर भी मॉस्फेट ही है, मॉस्फेट भी एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम चेक करना है फ्यूज, ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट और चेक करना है डायोड भी आपको चेक करना है। मैक्सिमम आपका डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट खराब होते हैं तो आप मल्टीमीटर से पहले आप चेक कर सकते हैं। जैसे बोर्ड आप खोल लिए बाहर में, मॉस्फेट चेक कर लीजिए, उसका फ्यूज चेक कर लीजिए, ट्रांजिस्टर चेक कर लीजिए, डायोड आप बाहर में भी चेक कर सकते हैं। और मैक्सिमम यही फॉल्टी होते हैं तो आपको पहले ये चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है इसमें, इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर होता है सेम उसके जैसा हम छोटा ट्रांसफार्मर बना के यूज कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इसमें क्या है, उनका जो कहने का मतलब ये है कि हम जो ट्रांसफार्मर बड़े वाला हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो एक मल्टीपर्पज़ ट्रांसफार्मर बनाया जाए। तो दोस्तों, ऐसा है कि मल्टीपर्पज़ ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपको 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा या फिर 120 वाट का लेना होगा। तो उसके लिए आप यूपीएस का ट्रांसफार्मर आप यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको नया से वाइंडिंग करना होगा। उसका जो प्राइमरी होता है वो 12-0-12 के लिए होता है, तो वहाँ पर 12-0-12 के लिए आप एक वाइंडिंग कर दीजिए और साइन वेव के लिए 0-10 वोल्ट के लिए एक वाइंडिंग कर दीजिए, ठीक है। साइन वेव के लिए 0-10 वोल्ट लगेगा, 7.5 वोल्ट तक होता है लेकिन 0-10 तक बनाएंगे तो अच्छा होगा, और 12-0-12 बनाइए। और प्राइमरी में सेकेंडरी में जो हम लोग यूज करते हैं आउटपुट, दोस्तों इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर होता है जो मोटी वाली वायर होती है उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, और जो आउटपुट लेते हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं।
लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो पतली वाली वायर होती है उसको प्राइमरी कहते हैं और मोटी वाली को सेकेंडरी कहते हैं, लेकिन इसमें प्राइमरी होता है। तो जो आउटपुट के लिए सेकेंडरी वायर रहेंगे तो वहाँ पे आपको लेना होगा कितना वोल्ट सकते हैं, 150 वोल्ट की वाइंडिंग कर लीजिए और 240 वोल्ट के लिए वाइंडिंग कर दीजिए। 150 वोल्ट हो आप चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे और 240 वोल्ट है वो आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनपुट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इनपुट के लिए चेक करना होता है, कभी मान लीजिए फीडबैक की जरूरत पड़ेगी तो इसमें फीडबैक की भी वाइंडिंग कीजिएगा। साइनअप का अगर बोर्ड चेक करेंगे तो बिना फीडबैक का आप ड्राई वोल्टेज नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ड्राई वोल्ट तुरंत आता है, तुरंत चला जाता है बिना फीडबैक का। तो उसमें 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट के लिए फीडबैक आप वाइंडिंग निकाल सकते हैं। उसमें आप पॉइंट निकाल लीजिएगा, उसमें सोल्डिंग करके बार बार आप वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब 5वां सवाल इसमें, बैटरी से टेस्टिंग के लिए इन्वर्टर की दूरी कितनी होगी, यानी कि जो कोई भी इन्वर्टर आप चेक करेंगे तो बैटरी से लेके इन्वर्टर तक की दूरी कितनी होगी। दोस्तों स्टैंडर्ड जो दूरी होता है वो होता है आपका 1 मीटर। 1 मीटर सबसे बेस्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा 1 मीटर हो। और उसके बीच में एक आप MCB लगा सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर का आपका वायर की दूरी होना चाहिए। और वायर का जो होता है वो 10 का वायर ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं 10 का वायर, और उसमें दो कनेक्टर लगा दीजिएगा। कनेक्टर लगा के उसमें इन्वर्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। वायर का दूरी आपका होगा 1 मीटर स्टैंडर्ड है, और उसमें वायर का जो गेज होगा वो आपका 10 mm ले सकते हैं। अब दोस्तों 6वां क्वेश्चन है इसमें, बैटरी की वायर में कितना एम्पियर का MCB यूज करें। दोस्तों बैटरी से लेके इन्वर्टर तक का आप जो वायर लगाएंगे उसके बीच में आप कौन सा MCB यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बंद करके भी चले जाएंगे, जब हाई एम्पियर लेने पर भी MCB ट्रिप हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इन्वर्टर में कंपनी 40 एम्पियर की 2 फ्यूज लगाती है। 40 + 40 कितना हो गया, 80 एम्पियर का उसमें फ्यूज होता है। तो उसके लिए आप 80 एम्पियर का आप MCB लगा सकते हैं, लेकिन 80 एम्पियर का आता नहीं है तो आप 63 एम्पियर का यानी 63 एम्पियर का उसमें MCB लगा सकते हैं, या फिर 32 एम्पियर का 2 लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे जान जाएंगे, क्योंकि कंपनी 40 एम्पियर के 2 फ्यूज देती है। उस समय 80 एम्पियर हुआ तो वहाँ पे आप 63 एम्पियर का एक सिंगल लगाइए, या 32 एम्पियर का 2 लगा लीजिए। और 7वां क्वेश्चन है इसमें, एम्पियर मीटर कितना एम्पियर का होना चाहिए। दोस्तों बैटरी की वायर में एम्पियर आप मीटर लगाएंगे तो कितना एम्पियर का होना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग के लिए 10, 15, 20 एम्पियर तक आप चेक कर सकते हैं, लेकिन लोड पे अगर चेक करेंगे तो एम्पियर हाई जाएगी, वो मीटर जल जाएगा। कोई भी अगर मीटर लगा रहे हैं 10 एम्पियर, 15 एम्पियर का या फिर 20 एम्पियर का, तो उस पीरियड में तो चार्जिंग के पीरियड में आप चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसे लोड आप देंगे उस पीरियड में, मान लीजिए 400 वाट लोड, 33 एम्पियर वो ड्रॉ करेगी। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा लोड दे दिए तो 50 एम्पियर तक जाएगी, 60 एम्पियर तक जा सकती है। तो इसके लिए 60 का जो एम्पियर मीटर होता है उसी को यूज़ करें आप, या फिर डिजिटल आपके पास है तो 100 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं। और एनालॉग जो मीटर होता है 60 एम्पियर का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में हार्ट टच मीटर का यूज़ कहाँ होता है। हार्ट टच मीटर का जो यूज़ कहाँ होता है। दोस्तों हार्ट टच मीटर जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे पहले की जो PCB बोर्ड आती थी, 1-to-1 PCB बोर्ड आती थी, उसके लिए हम लोग फ्रिक्वेंसी को एडजस्टमेंट करते थे। वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन दोस्तों आजकल डिजिटल बोर्ड आ रहा है तो उसमें कंपनी से एडजस्टमेंट रहता है, उसमें आपको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए टेस्टिंग लैब बनाए हैं, खुद का टेस्टिंग लैब बनाए हैं, तो वहाँ पे एक लगाना एक स्टैंडर्ड होता है। और मान लीजिए कोई सा फॉल्टे आ जाए कि बल्ब जल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, तो उस पीरियड में आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, शायद इसकी फ्रिक्वेंसी गलत हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लगाना जरूरी है। अब दोस्तों 9वां सवाल है, कुछ बुक ऐसे सजेशन करें जैसे कि हम बेसिक नॉलेज ले सके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा माहिर बनना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक आती है, आप ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक आती है, उसको परचेज कीजिए। उसको परचेज करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जितने कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, IC वगैरह कैसे करना है, वो कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, आप सभी समझ जाएंगे आप। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग परचेज कीजिएगा, सबसे बेस्ट होता है। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने प्रोजेक्ट की बुक आती है, इसमें प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट आप उससे बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्लैप स्विच, छोटा मिनी इन्वर्टर, बहुत कुछ होता है उसमें। उसको लेंगे तो आप उससे आपका जो है कि
आप इलेक्ट्रॉनिक्स में और माहिर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल करेंगे तो ट्रांजिस्टर किस तरह वर्क करता है और उसमें कौन सा रेजिस्टेंस लगाया जाए, उसमें आप सभी समझ जाएंगे, इसी से और माहिर हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है, उस प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रैक्टिकल में माहिर हो जाएंगे। अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन है मेन इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर में 125 वोल्ट 200 वोल्ट का क्या मतलब होता है। दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर में आप लोग देखेंगे सुकम में, उसमें लिखा होता है 125 वोल्ट या और 200 वोल्ट लिखा होता है। वाइंडिंग एक न्यूट्रल होता है, 125 वोल्ट 200 वोल्ट होता है। दोस्तों 125 वोल्ट जो होता है वो चार्जिंग का टेपिंग होता है, उससे बैटरी वो चार्ज करता है, ठीक है। और 200 वोल्ट जो होता है आउटपुट के लिए होता है। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात है कि 200 वोल्ट अगर आउटपुट में लेंगे तो आउटपुट में फैन इतना फास्ट चलेगा, स्लो चलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें समझने वाली बात है, जो हम लोग 12-0-12 वाइंडिंग करते हैं वो 10-0-10 होता है। बात मेरा समझिए आप लोग, जो 12-0-12 हम लोग यूज़ करते हैं वो 10-0-10 होता है। तो वो जो 10-0-10 होता है वहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं 12 वोल्ट। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, 12 वोल्ट डिवाइड 10 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 1.2 मार्जिन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वोल्ट है उसमें। तो 10 वोल्ट में 1.2 वोल्ट अगर 1.2 करेंगे मार्जिन लेके तो 12 वोल्ट हो जाएगा 10 वोल्ट में। अगर 125 का 1.2 करेंगे तो यहाँ पे 150 वोल्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 200 वोल्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 तो यहाँ पे 240 वोल्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग। 200 वोल्ट जो होता है वहाँ से आउटपुट आपको निकलेगा 240 वोल्ट, तो वो होता है आपका आउटपुट के लिए। और 125 जो होता है 150 वोल्ट। 150 वोल्ट तक अगर मेन लाइन आपका रहता है उस पीरियड में चार्जिंग उसका जो एम्पियर है वो बरकरार रहेगी, सेम रहेगा आपका। उससे अगर नीचे सप्लाई जा रहा है तो चार्जिंग एम्पियर धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। इसमें जो कि 11 क्वेश्चन है। किसी इन्वर्टर में आपका देखते हैं कि 2 मोस्फेट लगा रहता है, एक मतलब एक साइड में एक साइड में एक, 2 मोस्फेट हो गया। किसी में 2 मोस्फेट लगा रहता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो एक मोस्फेट लगा हुआ है और किसी में 5 मोस्फेट लगा हुआ है, सभी मोस्फेट की जो ड्राइव वोल्टेज होती है, जो गेट वोल्टेज होती है, सभी का अलग अलग होता है ना, सेम ही होता है। जैसे मान लें दोनों साइड में एक लगा हुआ है और किसी में 5 लगा हुआ है, तो सभी दोनों साइड की जो ड्राइव वोल्टेज सेम होगी या अलग होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए एक मोस्फेट लगाएंगे या फिर 5 मोस्फेट लगाएंगे, ड्राइव वोल्टेज सेम ही होता है, ठीक है, सेम ही वोल्टेज होता है। अब बस मोस्फेट अगर इंक्रीज कर रहे हैं आप तो उससे भी इंक्रीज होगा, उसका कैपेसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन मोस्फेट की जो वोल्टेज होती है वो सेम होता है, ठीक है। जितना आप बढ़ाते जाएंगे मोस्फेट उतना VA बढ़ता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक मोस्फेट में आप मान लीजिए 100 VA होता है एक मोस्फेट का, तो अगर 4 मोस्फेट लगा तो 400 VA हो गया, और 6 मोस्फेट का 600 VA हो गया, ठीक है। अगर 10 मोस्फेट लग रहे हैं तो 1000 VA के आसपास आ गया वो। लेकिन ये होता था पहले वाला मोस्फेट में। आजकल मोस्फेट होते हैं डबल पावर के आते हैं, तो उसमें सिंगल में भी 200 VA के आ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी होता है बिना मोस्फेट के हम लोग ड्राइव वोल्टेज चेक कर सकते हैं? यानी कि जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें मोस्फेट हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, उसके बाद में उसका हम लोग ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे, तो चेक कर सकते हैं क्या? देखिए इसे बता देना चाहता हूँ, किसी कंपनी में बिना मोस्फेट का भी आप ड्राइव वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे हो गया माइक्रोटेक का इन्वर्टर 24x7 हो गया, उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक साइड में भी आप चेक कर सकते हैं बिना मोस्फेट का, लेकिन उसमें आपको फीडबैक देना पड़ेगा, फीडबैक देकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन लुमिनस में आप चेक नहीं कर सकते। लुमिनस में मोस्फेट लगाएंगे तभी ड्राइव वोल्टेज आएगा, और मोस्फेट निकाल देंगे तो उसमें ड्राइव वोल्टेज बिल्कुल आएगा ही नहीं। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी मोस्फेट ब्रस्ट हुआ है तो मोस्फेट निकाल के और एक मोस्फेट जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद ही ड्राइव वोल्टेज आएगा। नहीं तो आप दिन भर रिपेयर करते रह जाएंगे, ड्राइव वोल्टेज आएगा ही नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन था उनका, 12 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया हूँ। अब दोस्तों कुछ मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक सबको दिया हूँ, तो सबको दे दिया हूँ, और रह गया कुछ बाकी रह गया है बुक देने के लिए। तो किसका पेमेंट हुआ है मैं तो दे दिया हूँ, लेकिन हो सकता है किसी का पेमेंट होने के बावजूद बुक ना गया हो। मेरे बात समझिए, किसी का पेमेंट होने के बाद भी बुक ना गया हो, तो आप लोग का अगर पेमेंट करते हैं आप लोग को बुक नहीं मिला है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आज ही आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए जो पेमेंट किया था, और एड्रेस का आप लोग व्हाट्सएप कीजिए आज ही, कि कल मैं सबका जो बुक बाकी है, जो रिमेनिंग बुक रह गया है, सबका मैं कल ही डिस्पैच कर दूंगा, ठीक है सर। तो कल मैं 10 बजे के बाद आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा, डिस्पैच कर दूंगा जितना जिसका बुक बाकी है।
देखिए, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग में बात कीजिएगा। उस टाइमिंग में फ्री रहता हूँ, या फिर अपने शॉप में रहता हूँ, या फिर अपने ऑफिस में रहता हूँ। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप लोग कभी भी हम मुझसे बात कर सकते हैं। सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक आप लोग बात कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप लोग संडे को बिल्कुल हम फ़ोन ना करें। छुट्टी रहता है, सबका ऑफ टाइम रहता है, तो हम लोग घर पे भी नहीं रहते हैं, अपने ऑफिस में भी नहीं रहते हैं। ठीक है, संडे का दिन में मैं घर पे भी नहीं रहता हूँ, ऑफिस में भी नहीं रहता हूँ। हम लोग कहीं जाते हैं दोस्तों के साथ में, जिससे बाहर चला जाता हूँ, जैसे कि असम में कहीं घूमने चला जाता हूँ, तो मैं फ़ोन अपना पिकअप नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, संडे को मैं फ़ोन पिकअप नहीं करता। तो संडे को आप लोग बिल्कुल फ़ोन ना कीजिएगा, और फ़ोन भी कर रहे हैं तो मैं पिकअप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं संडे को मैं अपनी फैमिली के साथ में घूमने चला जाता हूँ। संडे का हम लोग ऑफ टाइम रहता है, अपनी फैमिली के साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग संडे के दिन में। तो आप संडे को बिल्कुल आप लोग फ़ोन ना करें, ये आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, आज का जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप लोग बात कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।